में एक बार फिर से ड्रोन नजर आए हैं। कठुआ में दिखाई दिए हैं ड्रोन। कठुआ के 3 इलाकों में ड्रोन नजर आए हैं। मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे नजारे सामने आ चुके हैं, ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं जिसमें ड्रोन देखने को मिले थे और एक बार फिर से जम्मू में ड्रोन नजर आए हैं। जतिंदर नूरा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिंदर, क्या जानकारी आपके पास? समझ में दुखी बता दूंगी, जिस प्रकार से ड्रोन का उड़ना बार बार बॉर्डर पर दिखाई देने लगी है। सेक्टर की बात करें, कठुआ सेक्टर की बात करें, जैसे पुराना वाले सेक्टर में कठुआ में लगातार ड्रोन देखे जाते हैं। कुछ दिनों को देखा जाए तो ड्रोन नजर नहीं आते। कठुआ के सेक्टर में 3 जगह पर ड्रोन देखा गया है, जिसमें और ये चक, शबे चक और उजनाला के पास से ड्रोन देखे गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ड्रोन की लाइट अगर बात करें तो व्हाइट कलर की लाइट दिखाई गई और रेड कलर की लाइट दिखाई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ड्रोन की जब उड़ाए जाते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हथियार या फिर उसके बाद की बात करें, ड्रग्स भेजने की बात की जाती है। इस प्रकार से ड्रोन उड़ाना कहीं ना कहीं लोगों ने देखा और लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस वहां पर पूरी तफ्तीश की कि ड्रोन जो उड़ा है कहीं ना कहीं देखा जाए कोई ड्रग्स या कोई हथियार बैंक में चला गया। ये लेकर पुलिस अपनी इंक्वायरी तो कर रही है, लेकिन रात का समय है, रात के समय इतनी तो इंक्वायरी नहीं हो पाएगी, ना ही चेकिंग हो पाएगी। इसके देखते हुए पुलिस का सुबह 5 और 6 बजे के बीच में दोबारा जब सर्च ऑपरेशन जारी होगा। अभी तक बात की जाए तो ड्रोन का एक बार फिर देखना शुरू हो चुका है जी कठुआ बॉर्डर पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जतिंदर नूरा आपका। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी कल सरदार धाम भवन का इफ्तिताह करेंगे। अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह होगा। सरदार धाम फेज 2 मंसूबे के तहत तैयार किए जाने वाले गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखेंगे वज़ीर आज़म मोदी, और रियासत के सीएम विजय रूपाणी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वज़ीर आज़म कल सरदार धाम भवन का इफ्तिताह करने वाले हैं और अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। सरदार धाम फेज 2 मंसूबे के तहत तैयार किए जाने वाले गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखेंगे और रियासत के सीएम विजय रूपाणी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट यह है कि इसमें खुद सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहेंगे और सरदार धाम फेज 2 मंसूबे के तहत तैयार किए जाने वाले गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कल प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया इलाहाबाद हाई कोर्ट अहाते में वुकला के चैम्बर, मल्टीलेवल पार्किंग और लॉ यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। वहीं सदर जमहूरिया यहां पर बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी हॉल में एक मुजस्मे की भी नकाब कुशाई करेंगे। अपने प्रोग्राम में सदर जमहूरिया हाईकोर्ट बार के चुनिंदा ओहदेदारान और हाईकोर्ट के जजों के साथ लंच भी करेंगे। इस प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीजेआईएम और मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू, रियासती कानून वजीर ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। मिशन 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज रफ्तार पकड़ रही है। पार्टी जहां हाई टेक तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में पन्ना प्रमुखों में बीजेपी के बड़े लीडरान भी दिखाई देंगे, जिनमें खास तौर पर रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह और तंजीम के आला ओहदेदारान के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कल से जेपी नड्डा कई मरकज पर वर्चुअली खिताब करेंगे। कौमी सदर के इस खिताबत में पन्ना प्रमुख बनाने की मुहिम भी शुरू होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर शराब माफिया की निशानदेही करके 3421 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और साथ ही 534 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। 367 शराब माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और साथ ही 11 शराब माफियाओं की कुर्की और 101 शराब माफियाओं की 1 अरब 13 करोड़ से ज्यादा की इमलाक जब्त की गई है। सीएम योगी ने जहरीली शराब से होने वाली अमवात पर रोक लगाने के लिए मुल्क में पहली बार आबकारी एक्ट में तरमीम करके फांसी की सजा तक का इंतजाम किया है। रियासत में शराब माफिया का सिंडिकेट तोड़ने के लिए यूपी पुलिस और आबकारी महकमा मुश्तरका मुहिम चला रहा है। पुलिस महकमे की जानिब से जुलाई तक के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई माह तक 162 शराब माफियाओं पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 196 मुलजिमीन की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इसके अलावा 2 असलाहा लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और 154 मुलजिमीन को जेल भेज दिया गया है।
यूपी के कई जिलों में फैले डेंगू और वायरल बुखार को लेकर सीएम योगी पूरी तरीके से संजीदा है और सीएम योगी ने मुतासिर जिलों के डीएम को बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी हिदायत और मशवरे भी दिए हैं। सीएम योगी ने फिरोजाबाद में कैंप कर रही माहिर डॉक्टरों की टीम से बच्चों के इलाज के बारे में तफसील से जानकारी हासिल की। वजीर आला ने डेंगू, मलेरिया और दीगर वायरल बीमारियों से बचाव के लिए सर्विलांस को बेहतर करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को एक्टिव करने के हुक्म दिया है। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज और मुफ्त मेडिकल किट दस्तयाब करने के लिए कहा है। उधर बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने कहा है कि कोरोना से लोगों के बचाने के लिए बीजेपी ने वैक्सीनेशन के लिए करीब 7 लाख वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। सेवा ही संगठन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोरोना के दौरान बहुत ही संजीदगी से आवाम की खिदमत की और उस वक्त चर्चा भी हुई कि तीसरी वेव आ सकती है और हमने अहद लिया है कि आवाम की खिदमत के लिए 2 लाख गाँवों में 4 लाख वॉलंटियर्स को तैयार करेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। 43 दिनों में 6,88,000 वॉलंटियर्स को तरबियत दी है और उनकी ट्रेनिंग 7 घंटे की हुई है। प्रैक्टिकल उनका भी हुआ है और बहुत जल्द 8 लाख टच करेंगे। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 17 तारीख को पीएम का यौम पैदाइश है और इस मौके पर हमारे कारकुनान बड़ी तादाद में काम करेंगे। जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण के दौरान आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन पार्ट 1 और बाद में सेवा ही संगठन पार्ट 2 में बहुत सफलतापूर्वक पूरी कोशिश करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना के संक्रमण के दौरान बहुत ही संजीदगी से लोगों की सेवा की, जिसका ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र अकेली पार्टी रही जिसने संक्रमण काल में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ा। हम सब जानते थे और उस समय चर्चा भी हुई कि फेज़ 3 के दृष्टि से कभी भी कोरोना का संक्रमण आ सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन के नाते हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग इसके लिए भगवान न करे कि कोई तीसरी वेव भी आए, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए तल्लीन होकर के तैयार रहे। ये हम सब लोगों ने संकल्प लिया। यूपी असेंबली इंतखाबात के नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर सियासी जमात अपने नफा नुकसान को मद्देनजर रखते हुए फैसले ले रही है। ऐसा ही बड़ा फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिया है। मायावती ने इस बार के असेंबली इंतखाबात के लिए बड़ा दांव चला है। मायावती ने दागियों और माफियाओं को टिकट न देने का फैसला किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। करीब एक दहाई से यूपी के इख्तिदार से दूर रहने वाली बीएसपी सदर मायावती ने इस बार के असेंबली इंतखाबात के लिए बड़ा दांव चला है। 2017 और 2019 में माफियाओं को चुनावी मैदान में उतारने वाली मायावती ने तय किया है कि 2022 के दंगल में कोई भी माफिया और बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। मायावती के इस फैसले से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर लिखा है कि बीएसपी की कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी को नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी रियासती सदर भीम राजभर का नाम फाइनल किया है। ट्वीट में मायावती ने आगे लिखा कि इस फैसले के तहत पार्टी इंचार्ज से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत न हो। ट्वीट में मायावती ने कानून के राज की बात भी कही। मायावती ने लिखा, यूपी की तस्वीर को भी अब बदलना है ताकि रियासत और मुल्क ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी। मायावती के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी तर्जुमान संजय चौधरी का कहना है कि जब मुख्तार का पूरा कुनबा सपा में चला गया तो बीएसपी ठीक वैसे ही कर रही है जैसे सांप निकलने के बाद लकीर पीटी जाती है। देखिए, मुख्तार अंसारी का पूरा कुनबा बसपा को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में चला गया है
तो उसके बाद मायावती जी सांप निकल जाने के बाद जैसे लकीर पीटी जा रही है उस तरह की स्थिति कर रही है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बसपा में एक हफ्ते में टिकट दिया जाता है और एक सप्ताह में टिकट बदल दिया जाता है। तो उनकी स्थिति पर, उनकी रीति नीति पर, उनकी सिद्धांतों पर कोई भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मायावती के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि इनकी सरकार में माफियाओं का बोलबाला रहा है। मायावती जी को अब जनाधार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब मायावती जी उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड में आई हैं। तब उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन और अपनी तैयारियां की हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2007 से लेकर के 2012 में इनके शासनकाल में लगातार माफियाओं का बोलबाला रहा है, सुनियोजित अपराध होते जा रहे थे, तब मुख्तार अंसारी जी को, अतीक अहमद जी को और जो माफिया थे उनको संरक्षण देने का काम मायावती जी ने किया था। बहुजन समाज पार्टी किसको टिकट दे रही है या किसको टिकट नहीं दे रही है उसका आंतरिक मामला है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता 2022 के लिए पूरी तरह से सजग हैं। बहरहाल 2017 के असेंबली इंतखाबात से पहले मायावती ने ही अंसारी भाइयों को बीएसपी में शामिल किया था। बीएसपी के टिकट पर ही अंसारी बरादरान विधानसभा और लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में अब जब मायावती ने मुख्तार अंसारी के मऊ से भीम राजभर को उतारने का फैसला कर लिया है, तो सवाल है कि 2022 के सियासी संग्राम में ये फैसला बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अदाकार रवि किशन के अचानक से बाढ़ मुतासिर इलाके में पहुंचने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल रवि किशन 11वीं में पढ़ रही तालिबा जो कि खुद कश्ती चलाकर स्कूल जाती है, उससे मिलने पहुंचे थे। पिछले दिनों इस तालिबा की खबर जी मीडिया ने चलाई थी और जैसे ही ये खबर एमपी रवि किशन ने सुनी तो वो खुद तालिबा से मिलने पहुंच गए। बता दें कि तालिबा का घर के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था और ऐसे में खुद एमपी नाव में सवार होकर तालिबा से मिलने पहुंचे थे। एमपी के पहुंचने से तालिबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज शहीद अब्दुल हमीद की 56वीं बरसी है, लेकिन इसे अलमिया ही कहा जाएगा कि उन्हें इस मौके पर याद नहीं किया गया। वहीं शहीद अब्दुल हमीद को खराज अक़ीदत पेश करने की पहल करते हुए एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान गाजीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद की 56वीं बरसी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चिराग पासवान के शहीद अब्दुल हमीद के गांव वो गए और जहां पर उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद को खराज अक़ीदत पेश किया। चिराग पासवान ने कई प्रोग्राम में शिरकत की और चिराग ने यूपी के असेंबली इंतखाबात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यूपी के असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी मजबूती से अपनी हाजिरी दर्ज कराएगी। इस मौके पर उनके साथ एलजेपी यूपी के रियासती सदर मणिशंकर पांडे और एलजेपी के अक़लियती सेल के कौमी सदर असीम अहमद खान मौजूद रहे। चिराग पासवान ने वहां पर कारकुनान को खिताब किया और उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद और उनकी अहलिया मरहुमा रसूलन बीबी जी के भी मुजस्मे की नकाब कुशाई की और खराज अक़ीदत पेश किया। मैं मानता हूँ कि अगर सही मायनों में अगर हम लोग शहीद वीर अब्दुल हामिद जी को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है कि पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को हम लोग एकजुट कर सिर्फ और सिर्फ विकास की राह पर आगे लेकर चलने का काम करें, न कि धर्म मजहब के नाम पर विभाजित करने का काम करें। कौमी अक़लियती कमीशन के नए सदर के तौर पर सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने जिम्मेदारी संभाल ली है और दिल्ली में वाक़ अक़लियती कमीशन के दफ्तर में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने ओहदा संभाला। इस दौरान जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश मुल्क के अक़लियतों को इंसाफ दिलाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर होगी। जी मीडिया नुमाइंदा शुएब रज़ा ने इकबाल सिंह लालपुरा से खास बातचीत की। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी ने आज माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। किस तरह की जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं होगी, कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि माइनॉरिटी के जो हक है वो महफूज है, उनका जो सुरक्षा है वो दी जा रही है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मुखी हूँ, चीफ हूँ, चेयरमैन हूँ
तो मेरा सबसे पहले फर्ज तो ये है कि जो भारत का संविधान जो कहता है उसके मुताबिक सबको न्याय मिले और सबको बराबरी में रखा जाए, तो उसके लिए मेरा यत्न होगा। तो जो भी आज, क्योंकि कमीशन जब बनते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है कि इसके पीछे इस वजह से अगर ये कमीशन बना है तो उसमें जिस भावना से बना है, जिस काम के लिए बना है, उसको पूरा करने का मैं हर तरह से प्रयास करूंगा। आपने अभी जिक्र किया था कई चीज़ों का, जब आप नकवी जी के साथ बैठे थे उस दौरान आपने 84 और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, तो यानी कि आप महसूस करते हैं कि जो अक़लियती या माइनॉरिटीज़ होती है उनके साथ ज़्यादती भी उसी तरह से होती है, उनका जो हक है उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए कोशिशें होगी। बात ये होती है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जो पंजाब का दुखांत है वो मेरी नज़रों में एक जुल्म की वजह से शुरू हुआ था। एक झूठे मुकदमे के कारण ये सारी एजिटेशन हुई थी। अगर पहले ही बेइंसाफी ना होती, किसी इंडिविजुअल ने गलती की, सरकार ने उसको क्यों नहीं रोका, ऐसा समय था। ऐसे और जगह भी ऐसा ही होता है। अगर जो अफसर ऑन द ग्राउंड जो सही काम करे तो संविधान को सामने रख के, इंडियन पीनल कोड को सामने रख के जो हमारा सिस्टम है, तो कभी कोई गलती होने का संभावना नहीं होती। आखिरी सवाल ये है सर कि एक बड़ी आबादी जो माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम्स भी है, और आज का जो माहौल है, कई तरह की जो चैलेंजेस है उनके सामने भी है, आपके ऊपर उसको लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। जब भी शिकायतें आएगी कैसे आपकी कोशिश होगी कि उनको यकीन में रखा जाए? देखो, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, सारे धर्मों का पढ़ा नहीं, लिखा भी है उनके बारे में, और मैं पहला शख्स हूँ शायद जिसने जो किताब मैंने अभी मुसलमान कहावन मुश्किल भेंट की थी, वो इस्लाम धर्म के मानने वालों ने इसको एक्सेप्ट किया। और ये पाकिस्तान में जो बड़ी संख्या में मुसलमान भाई रहते हैं उनमें बड़ी पॉपुलर किताब है। अगर आप डॉन अखबार में इसका रिव्यू पढ़ेंगे तो ये है कि इसने दो कम्युनिटीज़ को साथ मिलाने के लिए बहुत बड़ा काम है। ये हिस्टोरिक बुक है। सो मेरे मन में मैं तो सबको एक मानता हूँ, और जब एकता तभी होगी जब हम बराबरी मिलेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो हर एक को इंसाफ दिलवाने के लिए मेरा पूरा प्रयत्न होगा, और मैं कोशिश करूंगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उनके इच्छा के अनुसार सभी लोग विकास करें। और विकास तभी हो सकता है अगर सबका साथ हो और सबका प्रयास भी हो। हम एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम कुछ करेंगे दूसरा कुछ नहीं करेगा तो उससे काम हमारा जो है आगे बढ़ नहीं पाता, और उसी जगह से वो दूरियां बनी रहती हैं। मैं सभी धर्मों का सत्कार करता हूं और चाहता हूं कि सभी धर्म मिलके सर्वधर्म एक जगह समाए, और सबका बड़ा जो धर्म है ना दुनिया में, वो मैं जो पढ़ा हूँ वो ये है, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सब भगवान का नाम अनेक है, और जो काम, लेकिन पहचान तब आगे बनती है अगर अच्छे काम किए जाए। तो अगर हम काम अच्छे नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें गुरबाणी का शब्द है, बहुत भेक किया देही दुख दिया, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई। उसका जो बाहर के वस्त्र पहनने से आदमी को अंदर से निर्मल होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। तो इकबाल जी जिन्होंने आज अपनी जो जिम्मेदारी है उसको संभाल लिया है, और इनका यही कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और अक़लियती या फिर माइनॉरिटीज़ के जो भी हक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कहे जाने वाले हजरत हकीम शाह की दरगाह पर आज भी अक़ीदतमंदों का तांता लगा रहता है। 16वीं सदी में यहाँ के उस वक्त के कुतुब शाही दौर के बादशाह के बुलावे पर वो महाराष्ट्र से यहाँ पर आया करते थे। कहा जाता है कि हजरत शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी के इलाज की गरज से वो यहाँ आए थे। हालांकि बाद में यहीं से वो पर्दा फरमा गए। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में सूफीज्म का एक दौर रहा है जिससे बड़े बड़े बादशाह वक्त भी फैज़याब हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है हजरत हकीम शाह का, जो महाराष्ट्र में रहकर यूनानी इलाज के साथ खुदा की याद में अपना वक्त गुजार रहे थे। तारीख के मुताबिक
हकीम बाबा कुतुब शाही बादशाह की दावत पर सन 1635 ईस्वी में दक्कन आए थे। उनके जहन और इंसानी खिदमात को देखते हुए उन्हें एजाज से नवाजा गया। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते थे, जिनके पास शाही कुनबे से लेकर आम लोग इलाज के लिए आया करते थे। हज़रत कुली खुद शाह के बेटी साहिबजादी का इलाज सरकार का हकीम शाह बाबा ने हुआ, आपकी बेटी का इलाज कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की करामतें, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हकीमी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े करामती सरकार की। हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह इन्हों जब तशरीफ़ फरमाए थे इधर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में 1635 में आए थे। उन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इलाज के लिए बुलाए थे इनको। इनके हाथ पे उनका इलाज हुआ से है। उन्होंने ठीक होने के बाद हज़रत को यहीं पे मुकाम करने की इजाज़त दिए थे। हज़रत उनके फ़ौज के कई सारे लोगों का इलाज करे और उन्होंने यहाँ पर खिदमत करते हुए यहीं पे पर्दा फरमाए। हकीम शाह बाबा का सालाना उर्स हर साल शव्वाल की 29 तारीख को मनाया जाता है। इस दौरान हजारों अकीदतमंद उनकी दरगाह में हाजिरी लगाते हैं। उर्स की सबसे खास बात यह है कि इस मौके पर दरगाह कमेटी गरीब बच्चों की शादी अपने खर्च से कराती है। इसके अलावा इंतजामिया दूसरे जरूरतमंदों की भी मदद को खड़ा रहता है। हकीम शाह बाबा का सालाना उरूस होता है, शव्वाल की 29 को होता है, चांद की 29 को होता है। एक खूबी, बहुत बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर 12 से 15 बच्चियाँ, गरीब बच्चियों के शादियाँ करे जाते हैं। कोई शो पिटअप नहीं करते, सीधा सीधा संदल लेके आते, चढ़ाते। बाकी का जो भी फंड जमा होता है और अपने तरफ से बस्ती के लोग डालते हैं, कुछ जिम्मेदार लोग डालते हैं। एमएलए साहब की निगरानी में, कारवान एमएलए कौसर मोहम्मद साहब की निगरानी में पूरे 11 से 12 बच्चियाँ, 20 बच्चों की हर सालाना साल शादी होती है। और शादी होती थी और अगर जो भी मेंटेनेंस होता आता है दरगाह का, वो जमा करके कभी ज़रूरतमंद गरीब बच्चियाँ अभी खाली टाइम पे भी बीच में आते हैं लोग, आए तो रुखा बताए गरीब है तो वाक़ई में वहाँ के ज़िम्मेदार लोग जाकर मालूम कर लेके फिर जाके उन लोग को कुछ भी मदद करना है तो दरगाह की तरफ से उनको मदद भी कर दी जाती है। हैदराबाद में जुबली हिल्स के फिल्म नगर में उनके मकबरे पर परेशान हाल लोग आज भी हाजिरी लगाते हैं। राजधानी की एक खूबसूरत याद दिलाती ये दरगाह 6 एकड़ इलाके में फैली हुई है और इस दरगाह पर मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास हिंदू भाइयों की आबादी सबसे ज्यादा है। हकीम शाह बाबा के दरगाह के आसपास क्या है, हिंदू बस्ती है, उनके पीछे भी हिंदू बस्ती है। ज़्यादातर हमारे लोगों से ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पर ज़्यादा फैज़ होके जाते। हमारे लोग ज़ियारत करने की वजह से आगे पीछे होते, हमारे हिंदू लोग ज़्यादा ज़ियारत करते और यहाँ से फैज़ होके जाते हैं यहाँ पर। हकीम हजरत शाह की मकबूलियत तब और बढ़ गई जब उन्होंने उस दौर के बादशाह कुनबे के कई लोगों का कामयाब इलाज किया। बाबा की इन्हीं शोहरतों की वजह से अकीदतमंद दूर दूर से आते हैं। यहाँ का नाम उनके बाबा का नाम हमें सुने तो उनका करिश्मा चलता है, उसके लिए बोल के आए, दुआ मांगेंगे उनका, ने हाथ फैला को भीख मांगेंगे बोल के आए उनके पास। क्या मुराद थी अम्मा, क्या पूरी हुई, कैसा? ऐसा तो अल्लाह पाक पूरी करने वाले हैं। अभी आए हैं मांगने के लिए, उनकी दुआ से अगर हो जाएगा बोले तो अच्छी बात है, हमें वही इरादा करके आए। वैसे तो मुल्क भर में सूफीज्म से जुड़ी कई शख्सियात मौजूद हैं, जहां उनकी याद में हर साल सालाना उर्स का इनकाद होता है। मुल्क में हिंदू मुस्लिम यकजहती की पहचान इन दरगाहों पर मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई पहुंचते हैं। मौजूदा दौर में कुछ ऐसे ही अमल की जरूरत है जिससे मुल्क के आपसी भाईचारे की रवायत और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।